क्या राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को फंसा दिया है? क्या तीसरे चरण के मतदान के बाद पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है? ये सवाल तब उठने लगे जब सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में भारत की विविधता पर चर्चा करते करते विवादास्पद टिप्पणी कर डाली। उन्होंने भारतीयों के रंग रूप पर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने अपने बयान में पूर्वोत्तर के लोगों की तुलना चीन के लोगों के साथ कर दी, तो उत्तर भारतीयों को गोरों जैसा बता दिया। पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिमी भारत के लोगों को अरब जैसा, तो दक्षिण भारतीय लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों के रंग रूप से कर दी। पित्रोदा का बयान वायरल हुआ तो बीजेपी ने लपकते हुए कांग्रेस को घेरने के लिए इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे कांग्रेस की सोच से जोड़ा, तो बीजेपी नेताओं ने पित्रोदा के शब्दों को राहुल गांधी की सोच का नतीजा कह डाला। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पित्रोदा के बयान को अस्वीकार्य बताते हुए उससे फौरन पल्ला झाड़ लिया। हाल ही में पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर भी बयान देकर कांग्रेस को फंसा दिया था। अब एक बार फिर उन्होंने भारतीयों को रंग रूप पर बयान देकर कांग्रेस को संकट में तो डाल दिया है, क्योंकि चुनावी मौसम में बीजेपी के हाथ ऐसा मुद्दा लग गया है जिसे वो आसानी से हाथ से जाने देने वाली नहीं है। करेंगे इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। पहले पित्रोदा के पार्टीशन वाले बयान पर मचे घमासान से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। सैम पित्रोदा साहब ने ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। भारत को खंड खंड में बांटने वाला बयान है और भारत के नागरिकों का अपमान करने वाला बयान है। वो गालियां देते हैं, दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं, ये भारत का अपमान है। सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं? ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है, और ना ये देश उनकी कही हुई बातों पे किसी तरीके का रिएक्शन देना चाहेगा। इसी तरह की अज्ञानता और इसी तरह की बेवकूफ़ियों ने कांग्रेस, जो कभी मुल्क की पार्टी थी, मोहल्ले की मैगी बना दिया है। तो चलिए, मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। फटाफट मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। अजय आलोक जी प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत। राजीव रंजन सचिव है जेडीयू के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अतुल लोंढे पाटिल प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, धन्यवाद आपका भी। पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है। तो ये पैनल तैयार है सैम पित्रोदा के बयान पर चर्चा करने के लिए, और मेरी सभी जो मेहमान है उनसे सिर्फ एक ही विनती है कि एक एक कर बोले। अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो पेन और कागज लेके नोट कर ले, जब आपकी बारी आए तो आप जिस तरह से जवाब देना चाहें आप दें। अब मैं शुरुआत करूंगी पाटिल जी आपके साथ। अतुल जी, जिस तरीके का बयान सैम पित्रोदा ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगर मैं आपकी निजी राय, आपकी व्यक्तिगत राय पूछूं तो क्या आप सहमत हैं इस बयान से? शोभना जी, व्यक्तिगत राय और पार्टी की राय तो बिल्कुल सेम है। हम इस बात का खंडन ही करते हैं और इस बात की निंदा भी करते हैं। इस तरह से इस नैरेटिव को हम बिल्कुल मानते नहीं है। ये गलत बात है। हम सब भारत है और हमारे देश का संविधान, जिसकी पहली लाइन कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग किसी भी तरह से किसी भी बात को लेकर हम अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जब ये संविधान दिया तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था, जिसे मैं फिर दोहराऊं, जो कांग्रेस की अपनी नीति है, जो कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी, वो ये है कि मैं प्रथमतः और अंतिमतः भारतीय हूं।
और इसी बात को कांग्रेस मानती है। उन्होंने जो कहा है वो गलत है, निंदनीय है, हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन एक बात बताइए अतुल जी, आप क्या ये ऐसे नेताओं की जो संख्या है, जिनको मैं आत्मघाती बम दस्ता कहती हूँ, ये एन चुनाव के समय इतना एक्टिव क्यों हो जाता है? चाहे वो मणिशंकर अय्यर के इतिहास के बयान हो या सैम पित्रोदा ने, और ये पहली बार नहीं हुआ है सैम पित्रोदा से, अभी विरासत टैक्स को लेकर भी इसी तरीके का बयान आया था और आपकी फजीहत हुई थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ लेती है तो क्या सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम हो जाएगा या एक्शन लेना चाहिए आपको इस तरह के अपने पार्टी के व्यक्ति के ऊपर जो इस तरह नस्लभेदी टिप्पणी करता है? नहीं, एक्शन तो जरूर होगा, वो तो जो हमारे आला कमान है उसके ऊपर वो निर्णय लेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन एक बात आप जिसने जैसा कहा आरडीएक्स, ये जो बॉम्ब है ना, आत्मघात की बॉम्ब, ये देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री ने कितनी बार इस देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर और प्रांत के नाम पर आत्मघाती बम दस्ते का मतलब ये है कि सेल्फ लॉस, सेल्फ गोल। आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आरडीएक्स नहीं कह रही हूँ, आत्मघाती बम दस्ता। सेल्फ गोल किया जी, आत्मघाती बम दस्ता आज उन्होंने काम किया है। जिन दोस्तों ने उनको इतना बड़ा बनाया, जिन दोस्तों के शादी ब्याह से लेकर हर जगह वो जाते हैं, वो बेचारा गाना गा रहे अदानी अंबानी, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तुझे से एतबार नहीं रहा, ये गाना गा रहे दोनों। ये आत्मघात की दस्ता वाला ही कार्यक्रम है, ये वही काम है। लेकिन हम ताकत रखते हैं इतनी, जो गलत है उसको गलत कहने की। हम कह रहे हैं लेंगे सैम पित्रोदा के खिलाफ बयान है, क्या कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी सैम पित्रोदा के खिलाफ? देखिए जरूर लेगी ना। जब कांग्रेस पार्टी ने जब इसे पल्ला झाड़ा है, किनारा किया है, निंदा की है, इतना ही नहीं है, निंदा की है, तो एक्शन भी होगी। ठीक है अजय आलोक जी, कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया, एक्शन लेने की बात भी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता इसी पैनल पर बैठकर कह रहे हैं। अब किस बात की शिकायत? अब तो कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सैम पित्रोदा की निजी राय है, तो फिर इसको इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा थोड़ी ना। शोभना जी क्या बात कर रही है? अभी आपने कहा कांग्रेस बैकफुट पे है, बात है कि कांग्रेस के पास अब फुट बचा ही नहीं तो बैक पे कहां जाएगी? फुट है ही नहीं। और अतुल जी तो वेस्ट से आते हैं ना, अरब हैं, अरब है ना। व्हाइट वाले हो गए नॉर्थ के, साउथ वाले हो गए ब्लैक के, चीनी हो गए पूर्वोत्तर वाले चीनी हो गए, और जो काले हो गए अफ्रीकी हो गए। क्या भारतीय बनाया है हमें? ये है कांग्रेस की सोच, इनके आइडियोलॉग हैं सैम पित्रोदा, इनके मैनिफेस्टो से लेकर हर कुछ लिखते हैं। कभी इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे यहाँ पे, कभी भारतीयों का अलग अलग चित्रण और वर्णन करेंगे, अद्भुत। और उसका कहेंगे अतुल जी आके कहेंगे कि हम खंडन करते हैं। अरे क्या खंडन कीजिएगा? बयान उन्होंने दिया, खंडन करने वाले आप कौन हैं? ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अभी तक एक्शन लेने में इतना टाइम लग रहा है आपको? कैसे करिएगा? राजीव गांधी के एडवाइजर रहे हुए हैं, मनमोहन सिंह के टाइम में एडवाइजर रहे हुए हैं, हिम्मत है कुछ करने की? 10 बयान और उधर से दे देंगे ना, क्या क्या और खुल जाएगा, नया चीज से जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सोच दिखाती है कि ये सोच बेसिकली भारतीयों को लेके एक भारतीयता की सोच है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। भारतीय होना क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है, वो सोच ही नहीं है। अजय आलोक जी, इसमें आपका तो फायदा ही है ना, आप तो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते रहे, आप लपकते रहे और चुनावी फायदा आपको हो, तो ये तो आपके हक में जा रहा है ना कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयान। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्ष में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी देश के बारे में ऐसी सोच है। अपने उसी बयान में सैम पित्रोदा आगे कहते हैं, उसी बयान में आप चला के देखिएगा, उसी बयान में कहते हैं राम मंदिर से इस देश के अस्तित्व को खतरा है। प्रधानमंत्री होकर मंदिर जाते हैं, इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खतरा है। क्या सोच है ये? मुझे अफसोस है कि ऐसी पार्टी हमारे विपक्ष की पार्टी है, और ऐसी पार्टी ने 65 साल इस देश पे राज किया। हमारे तेजी से आगे बढ़ने के कारण एक जमाने में जीडीपी चीन देखिए ये आलोक जी को पूरी हो जाने दीजिए, पहले पूरी जाने दीजिए। लेकिन ऐसी सोच के कारण चीन कहीं आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि चीन ने अपने आप को चीन माना, और यहां हम भारतीय अपने आप को कभी अरब मानते हैं, कभी व्हाइट मानते हैं, कभी ब्लैक मानते हैं, कभी अफ्रीकी मानते हैं। ये जब बयान मैंने सोच वाली पार्टी 70 अतुल जी, जब ये बयान मैंने सुना तो मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे जैसा कोई नहीं दिखता है क्या दुनिया में? हम ही सबके जैसे दिखते हैं, मतलब सिर्फ हमारा ही रंग जो है, हमारा ही जो रूप है, वो दूसरे देशों के लोगों से कंपेयर करने के लिए मिलता है। हमारे जैसा हमसे सीखने वाला कोई नहीं है क्या दुनिया में? ये सोच तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा शर्मिंदगी तो कराती है बतौर भारतीय, ये तो आप भी मानेंगे। अतुल जी,
जिस बयान की हम निंदा कर चुके हैं उसकी चर्चा कितना मजे से कर रहे आलोक भाई कर रहे अरब, चीन, अफ्रीकन, उन्हें बिल्कुल मजा आ रहा है इस बात का, क्योंकि ये मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं। इन्होंने तो इस देश के संविधान को पैरों तले रौंदा था, इन्होंने इस देश का तिरंगा अशुभ करके नकार दिया था। तो इनकी तो विचारधारा ही मनुस्मृति की है, जो भेदाभेद पे है, जो मानती है कि ब्राह्मण ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और दलितों को तो कोई जगह ही नहीं है इनके इसमें। ये ऐसी विचारधारा से आते हैं, ये तो निंदा नहीं करते ना, बिल्कुल निंदा नहीं करते। करे नहीं तो मैं आज खुले में चैलेंज करता हूं अजय आलोक जी को कि वो आरएसएस की निंदा करे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर में और पांचजन्य दोनों में आया हुआ है। नहीं है तो मैं भेज देता हूं। इन्होंने इस देश के संविधान को पैरों तले कुचला है, काला दिन मनाया है और इन्होंने इस देश के तिरंगे को अशुभ कहा है। चलो मेरा, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं, इंडिया दैट इज भारत हम कहते हैं। हमने इंडिया नाम रखा तो उस इंडिया का जितनी बेइज्जती इन्होंने की वो शब्द की, जो हम फक्र से कहते हैं जीतेगा इंडिया, है ना, इन्होंने उसकी कितनी बेइज्जती की वो शब्द। राजीव रंजन जी का रुख कर लेती हूं। इंडिया से राजीव रंजन जी का नहीं, आरएसएस का धिक्कार करे, निंदा करे। मैंने मेरे नेता का निंदा किया है। अजय जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजीव जी का रुख कर लूंगी। छोटा सा जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर सच मानते हैं तो इसकी कसम खा के आरएसएस की निंदा करिए। आरएसएस की निंदा करिए। सुनिए, बीच में मत बोलिए ना। शोभना जी जरा रोकिए उनको। तो रुके हुए अब नहीं बोलेंगे। अतुल जी अब नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। आप उनका जवाब दे रहा हूं। अगर आरएसएस को 1% भी समझते हैं ना, तो जवाहरलाल नेहरू की तरह आरएसएस की जाके शीश नवाते और उनको बुलाते रिपब्लिक डे परेड में, जैसे इनके पूर्व के नेता आरएसएस ने अतुल जी अभी मत बोलिए, अभी अजय आलोक बोल रहे हैं। अतुल जी अभी अजय आलोक बोल रहे हैं, उसके बाद बोलिए। करोगे या ना करोगे? अतुल जी ये गलत बात है। अभी मैंने आपसे शुरू में ही कहा था डिबेट की, एक एक करके आपने अपनी बात पूरी रखी। अजय आलोक के ऊपर आप आरोप लगाते रहे, वो एकदम शांत होकर सुनते रहे। अब आप जवाब सुनिए। हाँ बोलिए अजय जी। आरएसएस को अगर 1% भी समझ जाएंगे ना, तो समझेंगे कि देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति सीख जाएंगे। आरएसएस को समझेंगे ना, तो समझेंगे कि भारत एक राष्ट्र क्या था और क्या हम बनाने जा रहे हैं। आरएसएस को अगर 1% भी समझेंगे ना, तो दलित आदिवासी बच्चों को जिस तरह से विद्या भारती स्कूल चला के जंगलों में पढ़ाई करवाई जाती है और उनको विकसित किया जाता है, वो सीख लेते। 65 साल सत्ता में रहे, आज तक तो उनकी सुध नहीं आई। कम से कम आरएसएस से इतना ही चीज तो सीख लें कि राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, देशभक्ति क्या होती है, देश क्या होता है। राजीव रंजन जी अरब, अफ्रीकी और चाइनीज मूलों को देशवासी बना रहे हैं। ठीक है राजीव रंजन जी, आपका मैं रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस कह रही है इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा के खिलाफ एक्शन की भी बात की जा रही है। क्या इस तरह के बयान से आपको लगता है कि भारत जैसा मजबूत देश 140 करोड़ का खंड खंड हो जाएगा? क्या कोई एक व्यक्ति जो बाहर बैठा हुआ है वो एक बयान देता है और उससे हम खंड खंड हो जाते हैं, हम डिवाइड हो जाते हैं? देखिए, ये बयान भारतीय संप्रभुता के विरुद्ध भी है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का तो अपमान है ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बयानों के जरिए कांग्रेस का जो वो नुकसान कर सकते हैं उन्होंने तो किया ही है, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को लेकर के जो एक भाव है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विश्व गुरु हैं, ऐसे भाव को भी कहीं ना कहीं आहत करने की ये एक चेष्टा है। ठीक है। और ऐसे उन्मुक्त विचारों की जो यात्रा उनकी रही है, पहले इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के भी उन्होंने कांग्रेस को बड़े संकट में डाला था। 1984 दंगों को लेकर के भी उनकी विवादित टिप्पणी लंबे समय तक सुर्खियों में रही है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे नेताओं के खिलाफ कभी कार्रवाई की नहीं है। मणिशंकर अय्यर से लेकर कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह, ये पूरी एक लंबी कतार है कोई भी जो ऐसे अवसरों पर इस तरह के बयान जो है आपत्तिजनक बयान तो हर राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा गाहे बगाहे आ ही जाते हैं। कौन सा राजनीतिक दल ले लेता है एक्शन? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बयानों की बौछार तो हर दल की ओर से होती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये सेल्फ गोल है। फर्क ये है कि आप विवादित बयानों के जरिए सामने वाले पर प्रहार करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस चुनाव में है। देश की जो ओल्ड ग्रैंड पार्टी है, जो आज भी देश में दूसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे नंबर का वोट शेयर है, मुकाबले में इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज इस तरह के बयानों से कांग्रेस के नेता जब खुद को अलग कर रहे हैं, इन बयानों को स्वीकार्य
अस्वीकार्य मानते हैं, तो मैं समझता हूं ये इतना काफी है कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी सीधे तौर पर अगर इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, चूंकि उनके एडवाइजर के तौर पर सैम पित्रोदा की भूमिका को पूरा देश जानता है। अनेक उनके वैश्विक आयोजन जो भी हुए हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, वो सैम पित्रोदा जी ने कराए हैं। इसीलिए इस रिश्ते की जो गांठ है उसको ढीली करने के लिए राहुल जी को आगे आना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे उनके इशारे पर ये बयान दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे भाटी जी आपका रुख करना है। इस तरह के जो बयान है वो चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे अब लोकसभा चुनाव हो, नेताओं के द्वारा दे दिए जाते हैं। आपकी पार्टी में भी ऐसे कई बयान दे दिए गए हैं। क्या लग रहा है, आपने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का हाथ पकड़ा हुआ है, इस तरह के बयान से आने वाले लोकसभा के अगले चरणों में, 4 चरणों में आपको नुकसान हो सकता है? क्या आप पछता रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन का हम कहाँ हिस्सा बन गए, कांग्रेस के नेता कुछ भी कह देते हैं, नुकसान हमें हो जाएगा यूपी में? कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत शानदार इतिहास रहा है। देश के लिए कांग्रेस ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस की देशभक्ति पर प्रश्न उठाना अपने आप में ही हास्यास्पद है। कोई ये कहे कि कांग्रेस कम देशभक्त है और वो उससे ज़्यादा देशभक्त हैं, तो ये हंसी आती है इस बात पर। रहा बयान का सवाल, भारत एक महान और विशाल देश है और भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले, भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, भिन्न भिन्न पहनावे वाले लोग रहते हैं जो सब एक हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं। हमारी विविधता में एकता ही हमारी ताकत है और हमारी दुनिया में पहचान है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, जिन पर जनता वोट कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ रहे हैं, उन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजाना कोई ना कोई ऐसा अनर्गल मुद्दा ले आते हैं, बेबुनियाद और कम महत्व का। देश के मतदाता के सामने सवाल है बच्चों के रोजगार का, युवाओं की शिक्षा का, चिकित्सा का। लोग दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं। कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लेकर नकली वैक्सीन लगाई गई हैं, नकली दवाइयां दी गई हैं। लोगों के सामने अब ऐसा मत कहिए कि नकली वैक्सीन लगाई गई है। हम सब कोविड से बचे हैं भाटी जी, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन नकली वैक्सीन नहीं लगवाई गई है। उस समय जब त्राहिमाम मचा हुआ था, इसी वैक्सीन की जरूरत थी। नकली शब्द को मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए, सोना जी, नकली शब्द को मैं बदल देता हूँ। मैंने, हो सकता है जल्दी में मैं नकली शब्द गलत प्रयोग कर गया, लेकिन संदेहास्पद, जिस पर संदेह है, जिसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ था, जो कंपनी खुद कोर्ट में कह रही है कि हमारी वैक्सीन में कमी है, कमी वाली वैक्सीन केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए लोगों को लगा दी गई। आज उनका जीवन खतरे में है। जब ये सवाल उठ रहे हैं, फौज में अग्निवीर योजना खत्म करके वो भर्ती होगी, फुल स्थायी भर्ती होगी या नहीं होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, जो ओबीसी के साथ, पीडीए के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है, वो दूर होगा कि नहीं होगा? इन सवालों से बचने के लिए और नकली मुद्दों के पीछे मुंह छिपाने के लिए बीजेपी के लोग रोजाना ऐसे मुद्दे लाते हैं, अनर्गल मुद्दे ला रहे हैं। ठीक है, पंकज शर्मा जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे उनकी राय भी जरूर जाननी चाहिए, और ये राय मुझे इसलिए जाननी चाहिए कि तमाम पैनलिस्ट को आपने सुन लिया है। पंकज जी, क्या लग रहा है इस तरह के मुद्दों पर चर्चा कर क्या बीजेपी अनर्गल मुद्दों पर जा रही है, मुद्दों से भटका रही है, या विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके बीच में अनुशासन नहीं है, गैर जिम्मेदारी भरे जो बयान है वो उनको चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या है आपका आकलन? ऐसा है, कुछ विद्वत जनों की ये मुसीबत होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है। इसलिए अगर वो कोई सही बात भी कहें या अगर अपना एक कोई मासूम ऑब्जर्वेशन किसी मामले में दें तो वो उल्टा पड़ जाता है। अब सैम पित्रोदा जी ने वो इसकी मिसाल, सैम पित्रोदा जी दरअसल कहना ये चाहते थे कि अनेकता में एकता है, विविधता के बावजूद हम सब एक हैं, लेकिन जो मिसालें उन्होंने दे दी वो इस अजीब तरह की थी कि उससे नस्लवाद का मसला खड़ा हो गया। अब सैम पित्रोदा जी ये भूल गए कि नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी को हर चीज को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश करने में महारत हासिल है कि पूछिए मत। तो ऐसा बयान तो इस चुनाव का मुद्दा बनना ही था। अब आप देखिए कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के मजहबी उकसावे की बातें कर रहे हैं, जिस तरह धार्मिक उन्माद की बातें कर रहे हैं, जिस तरह सामाजिक ध्रुवीकरण की बातें कर रहे हैं, जिस तरह जाति बिरादरी का कार्ड खेला जा रहा है, उसकी चर्चा एक तरफ रह गई। तो सैम पित्रोदा क्या कांग्रेस और अन्य दल ऐसा नहीं कर रहे हैं? बयान देने चाहिए। सवाल मेरा इस पे बनता है,
जब आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए तो क्या और अन्य दल इस तरह के ध्रुवीकरण, इस तरह के तुष्टीकरण इनसे अछूते हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं बताइए ना। विपक्ष के दल कौन से सामाजिक ध्रुवीकरण की बात चुनाव में कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, मतदान केंद्रों के सामने प्रभु श्री राम के होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं। निर्वाचन आयोग चुप बैठा है, इन बातों पर कोई चर्चा नहीं हो रही, किसी बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषणों में जिस तरह की बातें कह रहे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। और चूंकि सैम पित्रोदा ने कह दिया, और सैम पित्रोदा बयान तो हर तरह से हो रहे हैं के साथ कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का पेपर सेट किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट को फायदा हो, इस तरह के बयान तो हर तरफ से चल रहे हैं। पंकज जी, आप भी जानते हैं कि चुनावी फायदा लेने के लिए नेता अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, कुछ गलत कुछ सही, वो फैक्ट चेक करना हम पत्रकारों का काम है और हम करते भी हैं। लेकिन अब अजय आलोक, जवाब आपको देना है, और जवाब ये देना है कि देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी बड़े सीरियस मुद्दे उठा दिए, आरोप लगा दिए। क्या सही मुद्दे जो इस देश की जरूरत है, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, क्या इन सब से ध्यान हटाने के लिए आप ऐसे लोगों के बयानों को खबर बना देते हैं और देश को बांटने की सोच बताने लगते हैं ताकि असली मुद्दों पर आपसे कोई सवाल ना पूछे? यह आरोप आपके ऊपर लगाया गया है इस पूरी डिबेट में। राजकुमार भाटी जी ने कहा गलती से बोल गया, मैं जल्दबाजी में गलती से बोल गया। ठीक ही है, जल्दबाजी में गलती या गलती का खामियाजा 14 में भुगता, 17 में भुगता, 19 में भुगता, अब 24 में भुगतेंगे, लेकिन 22 में भी भुगता, 4 बार भुगत चुके हैं। गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। आप तब से इनको पंकज शर्मा जी को वरिष्ठ पत्रकार करके पेश कर रही है। हम सब जानते हैं माननीय कमलनाथ जी के वरिष्ठ एडवाइजर रहे हुए। ये वही उसी कमलनाथ के एडवाइजर थे जिन्होंने मुसलमानों के बीच में कहा था अगर मुसलमानों का 100% वोट नहीं आया तो फिर तो नुकसान हमारा हो जाएगा। भोपाल के चुनाव में टीवी कैमरा पे चलता था, और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम लगा के घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया, खुलेआम बोलेंगे मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, खुलेआम कर्नाटका में मुंह में दही जम गया, बोले नहीं बना, तेलंगाना में दे दिया, आंध्रा में देने, कुछ नहीं बोलेंगे उस पर। लालू यादव खुल के कहेंगे कि 5% मुसलमानों को हम आरक्षण देना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो ध्रुवीकरण होता ही नहीं है। ध्रुवीकरण तो सिर्फ हिंदुओं में होता है ना, उनको जाति में बांटते हैं। जनता पार्टी के नेताओं ने बांट दो, कभी किसी में डांट, बीच में नहीं। मैंने के बारे में पंकज जी, आप ही इस समय मैंने स्क्रीन पर आपको और आलोक जी को ही रखा हुआ है। जैसे ही आलोक जी की बात पूरी होगी सीधे मैं आपका रुख करूंगी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो आप ही को संबोधित कर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बीच में मत बोलिए प्लीज, बात पूरी कीजिए अजय जी अपनी। मैं कह रहा हूं विचलित होने की जरूरत नहीं है। बात है कि देश की जब अस्मिता से बात जुड़ी हो, देश की संप्रभुता से बात जब जुड़ी हो, देश के मर्यादा से जब बात जुड़ी हुई हो, तो बोलना पड़ता है। क्या सैम पित्रोदा की हिम्मत है कि अमेरिका में जरा ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बोल लेते, जरा अमेरिका में रहना, सिटीजनशिप ले लिए वहां की, जरा बोले अमेरिका में नस्लीय भेद पे, 1 मिनट में जेल पहुंचा देगा। 1 मिनट नहीं लगेंगे, जेल चले जाएंगे सैम पित्रोदा, और घर पे प्रदर्शन हो जाएगा अलग, मार खाने की नौबत आ जाएगी वहां नहीं बोलेंगे। अमेरिका में रह के स्टेट्समैन में इंटरव्यू दे रहे हैं भारत के बारे में, क्या सोच है भाई? लेकिन अजय जी, आप देश का अपमान करेंगे और कांग्रेस पार्टी समर्थन में रहेगी। और दूसरी बात, आपने कहा 1 मिनट, तो हमारी संप्रभुता खतरे में बढ़ जाती है। सोच संप्रभुता खतरे में नहीं पड़ती, अपमान होता है। ये सोच पे हम सवाल उठा रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, क्योंकि कांग्रेस का आइडियोलॉग है। आज से नहीं, पिछले 25 साल से कांग्रेस कहती भी है हमारे टेलीकम्युनिकेशन के जनक हैं, हमारे ये है। अभी इतने अच्छे शब्द बोले पंकज जी ने, वयोवृद्ध, प्रभुत्व, कुछ भी बोलते जाते हैं, लेकिन मंशा वो नहीं होती है। इनकी सोच है, वो इनका थिंक टैंक है। वो हमें उस बात पे नहीं, हम इस बात। और दूसरी बात आप कह रही हैं कि हम लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते। किसने मना किया आपको बात करने से? कीजिए ना। एक विवादित बयान पूरे चुनाव के दौरान एनडीए के एक नेताओं द्वारा अगर दिया गया हो, बताइए मुझे। ठीक है, सारे के सारे विवादित बयान तो इधर ही से आ रहे हैं, तो उनका हम जवाब नहीं दें। और दूसरी, राजनीतिक बेरोजगारी आप लोग को चढ़ी हुई है, तो बेरोजगारी की क्या बात कर रहे हैं? देश में बहुत अच्छे हालात हैं। आप लोग जितना दूर रहिएगा देश से, देश उतना ही सुखी रहेगा। ठीक है, पंकज जी आप जवाब दे दीजिए, और फिर अतुल जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अजय आलोक ने आप दोनों से ही सवाल किया है। पंकज जी पहले आप, और फिर अतुल ओंडे आप।
अब अजय आलोक जी कह रहे हैं कि एनडीए के किसी नेता ने कोई विवादित बयान नहीं दिया। अरे प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि आएगी तो आपकी आधी संपत्ति लेके मुसलमानों को दे देगी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। कितना तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश किया जा रहा है। उस पर अजय आलोक जी कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया क्या उचित है? इस पर भी तो कुछ बताइए। मैं और बाकी लोगों के बयानों की तो बात ही नहीं करता। ठीक है। लंबी सूची है। प्रधानमंत्री जी के इस बयान पर कुछ कहिए। ठीक है अतुल जी, आप पहले अपनी बात करिए, फिर राजीव रंजन जी आपके पास आ रही हूँ। अतुल जी देखिए, आलोक जी भटकी हुई बात करे वो समझ में आता है क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता है। लेकिन राजीव रंजन जी ने जो संप्रभुता की बात उठाई, तो मैं राजीव रंजन जी से ही कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आलोक जी से सवाल पूछने में कोई मतलब नहीं है। गलवान में हमारे 20 लोगों ने शहादत दी, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई पोस्ट गई है। आज 4000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड गई है। सोनम वांगचुक को आप बॉर्डर पे ले जाने से रोकते हो। आपके ही जो सांसद है तपकीर, उन्होंने खुद कहा है अरुणाचल प्रदेश की यहाँ गांव के गांव बसे हैं, तो संप्रभुता को धोखा कब होता है? तब होता है जब आप आईएसआई को पठानकोट में इंक्वायरी करने के लिए बुलाते हो, जिस देश के हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं, जिस देश को सीमा के बाहर खदेड़ दिया था, अंदर आने नहीं देते, उस देश की आईएसआई जो इस देश में आत्मघाती हमले चलाती है, इस देश में टेररिस्ट अटैक कराती है, उस संस्था को इस देश के प्रधानमंत्री ने पठानकोट में बुलाया है। तब इस देश की संप्रभुता जो है वो खतरे में आती है। संप्रभुता खतरे में तब आती है जब पुलवामा में 40 शहीद जो हुए हैं उनके खून से हाथ रंगे, क्योंकि चुनाव में उनका इस्तेमाल किया गया है। और सत्यपाल मलिक, हम नहीं कह रहे, सत्यपाल मलिक इस देश वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री अंदर जंगल में थे और बाहर आए तो उन्होंने कहा कि चुप बैठना, कुछ न कहना। और बाद में जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने कहा उनको शांत रहने के लिए। और आज 5 साल हो गए हैं, दूसरा चुनाव आ गया है, लेकिन किसने वो किया, क्यों किया? और जो डीवाईएसपी था जिसने टेररिस्ट लोगों को दिल्ली में छोड़ा था, उसको सर्विस से सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो कहां गया? तो संप्रभुता देश की जो है तब खतरे में आती है। संप्रभुता की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, ये बीजेपी का कोई देखिए कोई कंसर्न नहीं है। सोनम वांगचुक जी जो है वहां बैठे हैं और किस तरह के देश का दोहन हो रहा है। आज जिस तरह से उन्होंने अडानी और अंबानी के बारे में बात की है, तो अगर वो टेम्पो से और ट्रक भर भर के अगर काला धन देते हैं, तो फिर ईडी वहां क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती ईडी? आपको देश के प्रधानमंत्री को पता है, ये देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। शोभना जी, राजीव रंजन जी का आपने नाम लिया, देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। ठीक है राजीव रंजन जी, जवाब दे दीजिए। अब प्रधानमंत्री का भी आपने नाम लिया है, उसके लिए मैं अजय आलोक आपके पास आऊंगी, लेकिन राजीव जी पहले आप अपनी बात रखिए और फिर भाटी जी से भी मेरा एक सवाल है। चलिए। मैं समझता हूं संप्रभुता शब्द से इतने आहत अतुल लोंढे पाटिल क्यों हैं, मैं नहीं समझ पाया। इसलिए कि देखिए, इस देश में भारत चीन रिश्तों को लेकर के ये दशकों से ये विवाद है। अक्साई चीन के साथ साथ हजारों वर्ग मील जमीन चाइना ने 1962 में हथिया लिए। देखिए, आधिकारिक तौर पर जो ग्लोबल टाइम्स और पीपुल्स डेली जो भी वहां से बातें कहते हैं, आप अगर उसको दोहराएंगे तो ये पूरी दुनिया में ये एक छद्म युद्ध लड़ रहा है चीन, जिसमें अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए गलत तथ्य वो बराबर देता रहा है। और जब भी हिंदुस्तान मैंने तापकीर जी का नाम लिया, मैंने एक सांसद का और एक देश के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का नाम लिया है। मैंने सोनम वांगचुक का हवाला दिया है और मैंने तमाम तापकीर का नाम दिया है जो भाजपा के सांसद है। अतुल जी सुन लिया आपने जो नाम लिया है, बात कर लेने दीजिए राजीव जी। आपको शोभा नहीं देता है। नहीं, आप ग्लोबल टाइम्स का नाम क्यों ले रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो लीजिए पहले, उसके बाद शोभा देने की बात कीजिएगा। सच बात कीजिए। नहीं, आपने सुन लीजिए, आपने तापकीर जी की बात क्यों नहीं की? अतुल जी देखिए, अरे फिर उस तरह से बात आप करते हैं। मैं आपकी जुबान में भी बात कर सकता हूं अतुल लोंढे पाटिल। आप किस तरह की बात आप कर रहे हैं? नहीं कर सकता, मैं सीधी बात कर रहा हूं, बहुत विनम्रता से बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने तापकीर जी की बात पूछी है आपको, मैंने तापकीर जी की बात आपको पूछी है, सोनम वांगचुक की बात पूछी है। आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बीच में आप ग्लोबल टाइम्स को लेकर आए, जिसका मैंने जिक्र ही नहीं किया। सुन लीजिए ना, आपने बता दिया आपने किसका नाम लिया। अतुल जी आपने बता दिया ना आपने किसका नाम लिया। राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। इस तरह के अराजकता से आप स्टूडियो बहस में लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करेंगे अतुल लोंढे पाटिल, तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात है सच बोलना, जो लोग डिप्लोमेसी को जानते हैं, जो लोग इस तरह से, तो आप अपनी बात जो भी होता है जबरदस्ती धकेल दे रहे हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं है आप।
नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है, मैं कांग्रेस को इतनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, फर्क क्या 1962 और 1965 से आप दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का फर्क समझ लीजिए। सेना वही थी और हमारे पास अस्त्र भी वही थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, हम लोग लाहौर तक चले गए थे। देखिए, कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, जो 1947 में पाकिस्तान कबायली समर्थक जो पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध में 1/3 कश्मीर हमने खोया। राजीव जी, हम चूकी ढूंढते रहेंगे, इतिहास के आगे बढ़ेंगे। हजारों एकड़ मील राजीव जी, मेरा सवाल, अब मेरे मन में भी एक सवाल है। सवाल ये कि हम कब तक इतिहास की बातों पर चर्चा करते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरी सरकारों की कमियों को, उनकी गलतियों को गिनाते रहेंगे? हमें तो आगे बढ़ना है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये निसंदेह बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सलाह तो अतुल लोंडे पाटिल के लिए बनता है। उन्होंने संप्रभुता शब्द पर एतराज करते हुए चीन को जो बढ़त भारतीय सीमा के अंदर अतिक्रमण में मिली है, जो कथित अतिक्रमण का उन्होंने आरोप लगाया, उसको मैंने कहा कि ये एक छद्म युद्ध है और इस छद्म युद्ध में आप एक जिस मुल्क के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं उसकी मदद नहीं कीजिए। आप सबसे बड़े अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर कोई वास्तविक तथ्य आपके पास है तो इसके बाद सीमा विवाद पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे मसलों को सैम पित्रोदा के अपरिपक्व बयान से जोड़ करके आप संप्रभुता शब्द का दुरुपयोग न करें। और मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, यह दुर्भाग्य इसलिए है कांग्रेस का कि हम तो चाहते स्वस्थ विकल्प हो, एक मजबूत विकल्प उभरे, लेकिन अगर आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते रहना चाहते हैं तो किसे एतराज होगा? चुनाव के समय में आप इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प नहीं दिख रहा है बीजेपी को, आपका नुकसान, जेडीयू को। यही राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि आप एक मजबूत विकल्प बनिए, उनको भी खुशी होगी। क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप एक मजबूत विकल्प? इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एनडीए को धराशायी कर देगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल से उतर चुके हैं, लोग उनसे नाराज हैं। अभी आप देखिए कि जैसे जैसे तीसरे चरण का चुनाव निबटते निबटते भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है और जो स्तरहीन बयानों पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी, वो इस बात का सबूत है कि अपनी हार देख के बौखला गए हैं। तो क्या अभी डॉक्टर अजय आलोक कह रहे थे कि किस तरह का नस्लभेदी बयान दीजिए। बयान अगर बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं तो ये बयान तो कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा भयंकर बयान आ रहे हैं। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के बयान पर चलिए देखिए, अजय आलोक भी हंसने लगे। मेरी बात पूरी हो जाने देंगे तो मैं बताऊंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अजय जी के पास में हर आधे सेंटेंस में आप मुझे टोक रही हैं। नहीं टोकूंगी सर, नहीं टोकूंगी। बोलिए सर, अच्छा लग रहा है, बोलिए। हंस रहे हैं सारे पैनलिस्ट, यही बड़ी खासियत है इस डिबेट की। हाँ, बोलिए। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के भाषण पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस दिया है। विवादास्पद बयान दिया था तभी तो नोटिस दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया विवादास्पद बयान पर। भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद के प्रत्याशी, कोई पूर्व मंत्री, कोई बड़े नेता लगातार कभी कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहते हैं ये तुम्हारी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देंगे, बहन बेटियों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारे पास 4 भैंस हैं तो 2 भैंसें कांग्रेस ले जाएगी, तुम्हारे पास 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे कांग्रेस ले जाएगी। अब बस इनका ये कहना बाकी रह गया कि जिसके 4 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे कांग्रेस छीन लेगी। ये विवादास्पद बयान नहीं है क्या? देश के असली मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में। अरे हेलो, जवाब दीजिए। अब आप 4 बच्चों में से 2 बच्चे भी दिलवा देंगे, ये भी नया बस सोच देखिए। सोच अभी तीसरा चरण नहीं बीता, सोच यहां तक पहुंच गई है। 7वां चरण बीतने तक तो मुझे लगता है कि देश में बहुत ज्यादा असाइलम की जरूरत पड़ने वाली है। कल भाटी जी मेरे साथ थे चैनल पे, प्रधानमंत्री की और बहुत रोज। अब एक मिनट भाटी जी बीच में ताली बजाता हूँ, आप भाटी जी बीच में नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ताली बजाता हूँ। अरे मैंने सुना आपको, सोच इतने नीचे विचलित मत होइए ना, सुनिए ना, विचलित मत होइए, सुनिए। मैंने आपको सुना था, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बड़े आदमी हैं भाई। कल मेरे साथ एक चैनल में थे, वहां पे लगे रोने कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ कब्जा कर लिया, सारा बूथ कब्जा कर लिया।
आज कह रहे हैं कि इंडिया को धराशायी कर देगा। अब बीजेपी अरे 12 घंटे में आप बदल जाते हैं भाई। अब ये इतनी जल्दी, अच्छा सुनिए ना, अभी तक अरे भाई जब तक कल ही आपने इतना बोला, झूठ नहीं बोलते। सुनिए 1 मिनट, मतलब हमसे रोने की उम्मीद ना करते हो भाटी आप? जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? हमसे रोने की उम्मीद अरे बताइए आप अरे हमने लव जिहाद इससे भगाया, लव जिहाद हम करते देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम सीमाओं पे हमने शहादत दी है, हमसे रोने की उम्मीद करते हो? बीच में क्यों घटिया बयान चैनल पे बैठ के दे रहे हो? अच्छा चलिए सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, रोने लगा। एक राजकुमार भाटी रो सकता है आपके सामने, मैं ये कह रहा हूं, आपको मैं कल बोल ये हम हिंदुस्तानियों की सुनिए तो सही बात तो सुनिए। मैं आप चारों पैनलिस्ट, पांचों पैनलिस्ट, ये हम लोगों के ये हम कर सकते हैं, ये मतलब इतनी हिम्मत, आप इसके लिए माफी मांगिए। आप चलिए आज जवाब दीजिए। भाटी जी सुन लेते हैं, माफी मांगिए, भाटी जी सुन लेते हैं। हाँ नहीं शोभना जी मेरे लिए अपनी बात कर लो, उनको फेडर डाउन करिए जरा, मैं अपनी बात कर लेता हूं। ये मुझे जानबूझ के बोलना नहीं देना है, क्योंकि जानते हैं कि मैं कहां जाने वाला हूं। आपको सबने बड़े शांत होकर सुना। भाटी जी आप सुन लीजिए अजय आलोक जी को, ऐसे मत कीजिए प्लीज, नहीं ऐसे नहीं करिए। मेरी डिबेट उस तरह से नहीं चलती, राहुल गांधी जानते हैं सारे पैनलिस्ट। कृपया आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, मेरी आपसे निवेदन। शोभना जी अब आप ये सुनिए, लव जिहाद करते करते कब वोट जिहाद करने लगे समाजवादी पार्टी को ये पता नहीं। बोलिए। लव जिहाद करते करते कब वोट जिहाद पे चली गई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, ये इनको पता नहीं है। भाटी जी को चुप हो जाएंगे वोट जिहाद के नाम पे। क्या था वोट जिहाद? बड़ी अच्छी बात है ना। कांग्रेस पार्टी को ये पता नहीं है। विरासत टैक्स करते करते जातीय जनगणना, उसका संपत्ति वितरण करेंगे, वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लिया, जिसके पास देश की रक्षा मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, उसकी संपत्ति वितरण नहीं करेंगे। ये पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने घोषणा पत्र में एक राष्ट्रीय पार्टी लिखती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम एम्पावर करेंगे। आपने सुना है कभी? ये देश में होना चाहिए। क्या मतलब कर रहे हैं ये लोग? देश को खुले खाम बांट रहे हैं, उसका कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो सोच है, उसको हम जनता को नहीं बताएंगे। आपके नेता खुलेआम करती है मिलकर वोटों का जिहाद करो। अरे किसके लिए जिहाद करो? वोटों का जिहाद करो। एक ही वर्ग का वोट चाहिए, उसी का जिहाद करवाते रहिए। इस देश को जिहाद में डाल देंगे आप लोग की मानसिकता चली तो। सड़े गले और निरंकुश आदमी हैं आप लोग। राजनीति को गंदा कर दिया है और जवाब नहीं है। संपत्ति वितरण करेंगे, किसका संपत्ति वितरण करेंगे? वक्फ बोर्ड का नाम क्यों नहीं लिया, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? करेंगे वितरण वक्फ बोर्ड की संपत्ति का। हिम्मत है राहुल गांधी में? सिर्फ बयान के लिए बयान देना है, कुछ भी बोलते रहना है और कहेंगे कि हम विवादित बयान दे रहे हैं। एक विवादित बयान एनडीए के नेताओं ने नहीं दिया है। जितनी भी बहसें हुई है, डिबेट हुई है, सारे आपके घमंडियों के फालतू बात बोलने से हुई है। कोई आदमी उठता है, कहीं से कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है। अजय आलोक जी, ये तो आप मानेंगे कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ये तो आप भी जानते हैं। तो ये जो बयानबाजी है, मैंने वही बात बोली है। हाँ। मैं शोभना जी मैंने वो बात बोली है जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, वी विल इंश्योर दैट द पर्सनल लॉ बोर्ड विल बी एम्पावर्ड। ये लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? ठीक है, क्यों लिखा है? एक धर्म को क्यों बढ़ावा देंगे अपने मैनिफेस्टो में? ठीक है, जवाब है, दे जवाब जनता को। ठीक है, पहले भाटी जी और फिर उसके बाद अतुल जी। भाटी जी बोलिए। नहीं, मैं आप इस बात पर गौर करो कि डिबेट का विषय आपका कुछ और है, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक हर बार जब भी बोले हैं हिंदू मुसलमान पे उसे लेके आए हैं और मुसलमानों को मतलब नफरत अपनी प्रकट कर रहे हैं मुसलमान के प्रति। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या आप देश के नागरिकों को बांट के आप देशभक्ति कर रहे हैं या देशद्रोह कर रहे हैं? आप देश के नागरिकों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, आप बांट रहे हैं, मैं नहीं बांट रहा हूं। देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। ये लोग अपने वोट के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे बचने की जरूरत है, देश के नागरिकों को सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है, अतुल जी अपनी बात कह लीजिए। देखिए राजीव रंजन जी को मैंने सवाल पूछे, उन्होंने संप्रभुता जिसको फॉरेन पॉलिसी समझती है, संप्रभुता समझती है, वो तो समझ गया होगा मैंने क्या कहा। तापिर गांव जी का मैंने उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा वो उनके बीजेपी के सांसद है, मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री जाते नहीं हैं महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, जबकि उनका खुद का मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसी सैकड़ों महिलाओं को विवस्त्र कर उनकी इज्जत लूटी गई। तो ये बात का कभी जवाब नहीं देंगे। मैंने सोनम वांगचुक जी की बात की थी, लेकिन वही फिर वो बीजेपी वाली बात करती। इनके बयान बताता हूं मैं कितने गिरे और कितने ऐसी नहीं, मेरे अपने मैनिफेस्टो पे तो बोल लीजिए। नितिन गडकरी ने शिलाजीत की बात कही थी, वहां अपने मैनिफेस्टो में बोलिए ना। अभी गुजर कर एक साल नहीं हुए, उनकी विधवा वहां चुनाव लड़ रही है, वहां जाके कहते हैं ऐसे मुनगंटीवार को चुनाव देंगे। बात बता रहा हूं मैं, उसका भी जवाब दूंगा, चिंता मत करो।
तो वहां पर जाकर ऐसा शिलाजीत देंगे मुनगंटी वारजी की घोड़े जैसे दौड़ेंगे, ये उनका। दूसरे दिन प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, मुनगंटी वारजी वही महिला एक लड़ रही है, विधवा महिला, वहां कहते हैं कि ये भाई बहन को कपड़े उतारकर एक ही बेड पे सुलाने वाले लोग हैं। ये इतनी हरकतें मैं बोलना नहीं चाहता था शोभना जी, लेकिन इनकी ये हरकतें चुनाव में कहां तक गिरी है, ये बात हमने पूरे दुनिया ने जो है वो देखा है। और सही मायने में संप्रभुता की बात आई ना, सही मायने में बांटने का काम। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी का अग्निवीर लाया है। अग्निवीर नारनवरे जी ने कहा है, सेना प्रमुख ने, कि ये मिलिट्री की स्कीम नहीं थी, अग्निवीर जो है वो पीएमओ ने दी है और देश की सेना को बांटने का काम किया है। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, बांटना इसे कहते। हमारे मैनिफेस्टो की बात किया अजय आलोक जी ने, जवाब देना बनता है, मैनिफेस्टो पे जवाब देना बनता है। इनके पास मैनिफेस्टो नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा करते हैं, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं, सारे भारत के लोग, सबको मजबूत करने की बात कहते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री रोज एक नया झूठ परोसते हैं देश के सामने, और इसीलिए हर रहे 4 जून को हम मिलेंगे अजय आलोक जी। जितना अहंकार है आपका, वो अहंकार इस देश के लोग उतारेंगे, इसलिए क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। आप एमएसपी की बात नहीं करेंगे, आप एमएसपी की बात नहीं करते, आप किसान का कर्जा कम करने की बात नहीं करते, कुछ नहीं कहा। अगर मुस्लिम, क्या कांग्रेस ये कह रही है कि साहब शरिया से देश चलेगा? नहीं शोभना जी, हाँ जी, यही अरे इन्हें पता ही नहीं है देश, इन्हें पता ही नहीं है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं, अलग अलग बोर्ड है, राजनीतिक दल शाही राणा साहब साठे बोर्ड है करेगा, तो क्या के लिए अलग बोर्ड है, अलग अलग लोगों को मजबूत करने के लिए अलग अलग बोर्ड है। और ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया है कि इसे मजबूत करके राजनीतिक दल अगर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने की बात करेगा, मैं बोल रहा हूं देश का लोकतांत्रिक ढांचा तुष्टीकरण के ढांचे में रहेगा या मैं जब बोल रहा हूं तो जवाब दीजिए, जवाब नहीं देंगे ना। शोभना जी, ये कैसे डिबेट है? आप तो मुझे टोक रहे थे, क्या नहीं बोलूं, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड पूछ रहा हूं, बोल ही नहीं रहे उस पे आप। मेरी एक एक करके तो मैं खुद ही कह रही हूं, आप लोग एक एक कर बोले। चलिए जवाब दीजिए अतुल जी, मैं जल्दी से फिर पंकज जी का रुख करूं। अरे हाँ। इस देश के प्रधानमंत्री जी को खत लिख के खड़गे जी ने खुद कहा कि आप जो कह रहे हो दुनिया के सामने, देश के सामने झूठ परस रहे हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का, प्रतिष्ठा का अपमान हो रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री से हो रही है। मैंने खत लिखा है, आप हमसे चर्चा करो और दिखाओ आपने जो जो बातें की है। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने ना तो उनको बात का जवाब दिया, लेकिन रोज झूठ बोलते हैं। पंकज जी, आज तो अपने पंकज जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 3 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, बाकी चरण बचे हुए हैं, 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन अगर इस पूरे चुनाव को हम देख रहे हैं तो क्या माना जाए कि ये बयानों में फंस कर रह गया है? एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कोई कह रहा है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कोई कह रहा है कि साहब आपकी आधी जमीन दे देंगे, आपके जानवर दे देंगे। तो क्या माना जाए कि जो असली मुद्दे हैं उन पर ये राजनीतिक दल चर्चा ही नहीं करना चाहते और भटके हुए हम कहीं और हैं? पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और खासकर पंकज जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। अजय आलोक जी, जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो अतुल लोंढे ने कहा कि साहब बयान जो है कंट्रोवर्शियल वो आपके द्वारा ज्यादा दिए जा रहे हैं, उस पर क्या जवाब है? कई बयान उन्होंने आपको गिना दिए हैं। हमने कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया है। हमने इनकी मैनिफेस्टो की बात बताई है कि मैनिफेस्टो क्या होता है शोभना जी। मैनिफेस्टो होता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे देश को आगे लेके आगे जाना चाहते हैं। हमने उसी सोच को खोल दिया जनता के सामने कि इनका मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की छाप है, इनका मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की छाप है। एक बात समझना चाहती हूं, अगर मुस्लिम समाज मजबूत होता है, मैं ये मंजूर नहीं बात नहीं कर रही हूं अजय आलोक, मैं कुछ और कह रही हूं। अगर मुस्लिम समाज मजबूत होता है, पढ़ता लिखता है, आगे बढ़ता है, तो क्या हिंदू कमजोर हो जाते हैं? बतौर देश हम आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, ये बता। अगर पिछले 10 साल के आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए। पिछले 10 साल में मुस्लिम समाज जितना मजबूत हुआ है वो पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। अगर हमारी कोई भी योजना देखिएगा तो उसका लाभ मुस्लिम समाज को 35% से ऊपर हुआ है। मजबूत करना इसको कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन जब आप एक रैली में खड़े होकर ज्यादा बच्चे वाले कह देते हैं, उनको घुसपैठिया कह देते हैं, तो आपको नहीं लगता आपके किए हुए ये सारे अच्छे काम जो है वो एक तरफ हो जाते हैं और विपक्ष जो है वो आपके बयानों को मुद्दा बना लेता है? नहीं शोभना जी, बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको मैं घुसपैठिया ही कहूंगा, भले वो मुसलमान हो। इनके लिए वो मुसलमान हो जाते हैं, वोट बैंक हो जाते हैं। हमारे लिए वो घुसपैठिया थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का ये नए आ गए। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि ज्यादातर मेहमानों ने आज ध्यान रखा कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोले।
जी न्यूज।